प्यार दिलों का धोखा है, पढ़ाई कर लो मौका है, नहीं तो पछताओगे और फिर बाद में ज़िंदगी में लगेगा सब कुछ धोखा है। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि एक बच्चा मेल कर रहा है कि सर अभी मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी और अभी मेरा ब्रेकअप हो गया। ये सारी चीज़ें करने के लिए उम्र बहुत पड़ी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बुढ़ापे में कर लेना, कहीं नहीं भाग रही हैं। बुढ़ापे में का मतलब एक तरीके से पहले पढ़ाई कर लो, ये सारी चीज़ें लाइफ में चलती रहती हैं यार। इनके पीछे पड़े रहोगे तो ज़िंदगी में बहुत पीछे छूट जाओगे। तो कोशिश करो कि सही तरीके से पहले अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो अपनी लाइफ में सक्सेस होने में, और उसके बाद में तो फिर लाइफ में यार कोई ना कोई अच्छा इंसान मिल ही जाता है। अगर आप लोगों की फितरत अच्छी है, आप लोग जो है जिस तरीके के इंसान होते हैं ऐसे नेचर का इंसान आप लोगों को मिल ही जाएगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा साइड में रखा करो। ठीक है, बहुत शानदार डिस्कशन रहेगा। जो सीरियस है वही इस वीडियो को आगे देखना, क्योंकि ये लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। एक तरीके की टेस्ट सीरीज होती है आप लोगों की, जो प्रैक्टिस हो जाती है और पता चलता है कि कैसी पढ़ाई आप लोगों की चल रही है, तो आप लोगों को चेक करने का भी मौका देती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट के। एक छोटा सा काम करिएगा, जैसे ही क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखता है तो वीडियो को आप लोगों को पॉज कर लेना है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद में आप लोगों को बेसिकली देखना है कि क्या सही था और क्या गलत था। अगर सही हो जाता है तो अपनी पीठ थपथपा लेना, और अगर गलत हो जाता है तो फिर क्या करना है, फिर छोटी सी बात है कि आप लोगों ने इसका मतलब बहुत कुछ नया सीखा, अब एग्जाम में आप लोग इसको गलत नहीं करोगे। वीडियो जैसे ही एंड होगी अपना स्कोर जरूर बताना, और स्कोर से ये पता चलेगा कि आप लोग जो है कितने अच्छे से चीज़ों को लेकर चल रहे हैं। स्कोर अगर 0 आ गया ना तो ये समझना आज का दिन शानदार रहा आपका। क्यों? क्योंकि सब कुछ आप लोगों ने आज नया सीखा है। तो 0 का मतलब है कि आज तो बहुत कुछ नया सीखा है। तो इसलिए डीमोटिवेट होने का मतलब नहीं है, यहाँ पर आप लोगों को उपाधि नहीं मिल रही है, अवार्ड नहीं मिल रहे हैं। बस अपने लिए आप लोगों को ट्रस्ट रखना है, अपने आप पर ट्रस्ट रखना है और चीज़ों को आगे लेकर चलना है। तो मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोग समझोगे और अच्छे से इस चीज़ को साथ में लेकर चलोगे। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे से वीडियो को पॉज करिएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा और उसके बाद में आगे बढ़ना है। स्कोर जरूर लिखना जैसा भी आप लोगों का रहे ये लेक्चर। ठीक है, 2 क्वेश्चन जो रिसेंटली काफी कंफ्यूजिंग देखने को मिले। एक बच्चे ने बोला कि सर ये 2 चीजों में कंफ्यूजन हो गया। 2 क्वेश्चन बताऊंगा एक साथ में और दोनों के आंसर आप लोगों को बताने। एक तो यहां पर है उत्कर्ष 2.0। ठीक है, एक तो ये है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, नासा, आरबीआई, डीआरडीओ, सेबी। दूसरा यहां पर जो क्वेश्चन है वो है पेमेंट फ्रॉड रिपोर्टिंग जो मॉड्यूल है बेसिकली, जिसका नाम है दक्ष। तो 2 चीजें आप लोगों के सामने यहां पर, तो आप लोगों को यहां पर ये बताना है कि ये किसके द्वारा भी बनाया गया, सेबी, नीति आयोग, एसबीआई या फिर आरबीआई। तो दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं कि दोनों का मतलब क्या है और दोनों का पर्पज क्या है लॉन्च करने का। कर लिया अटेम्प्ट? अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए जो उत्कर्ष है ना, इसका बेसिक पर्पज ये कि किस तरीके से हम लोग को चीज़ों को अवेयर करके चलना है, अपने बैंकिंग सिस्टम के बारे में लोगों को अवेयर कराना है, कई सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से सिस्टम को इंप्रूव करना। बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा शब्द अच्छा रहेगा बोलना, यानी कि जो सिस्टम चल रहा है उसको कितने अच्छे से हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, दक्षता कितनी दे सकते हैं, उसको कितना अच्छे से लेकर चल सकते हैं, उसमें कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसका पर्पज क्या है, मिशन क्या है, वो सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलेगी। 2 क्यों लगा इसके सामने, या फिर कई सारे लोग वो भी बोलते हैं, ये इसलिए लगा है क्योंकि इसका फर्स्ट वर्जन जो है वो 2019 में ऑलरेडी लॉन्च कर दिया गया था। अभी आप लोगों को ये सेकंड वर्जन देखने को मिल रहा है जो इसका 2022 में अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया, और ये लॉन्च किया गया आरबीआई के द्वारा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट सिस्टम है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया है, आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास साहब के द्वारा लॉन्च किया गया है, और इसमें कई सारी चीजों के ऊपर फोकस किया गया है, जैसे कि कैसे परफॉर्मेंस बढ़ानी है, कैसे सिटीजन सेंट्रिक चीजों को लेकर चलना है, कैसे नेशनल और ग्लोबल लेवल पर अपने बैंकिंग सिस्टम का अपना रोल बढ़ाना है, किस तरीके से इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ों को लेकर चलना है, और कैसे स्किल ह्यूमन जो रिसोर्सेज लेकर आने हैं। और ये टारगेट एक बार का नहीं है, ये टारगेट यहाँ पर इनका रहने वाला है 2023 से 25 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको उत्कर्ष बोला गया है। तो उत्कर्ष 2.0 समझ में आ गया। एक तरीके से परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने की बात की जा रही है, क्योंकि ये सारी चीज़ें क्यों आ रही है, आप लोगों को पता है हमारे देश में जो है वो G20 की मीटिंग आप लोगों को देखने को मिल रही है, तो हम लोग उसकी प्रेसिडेंसी है। तो आरबीआई जो है उसी के चलते इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, ताकि हमारी चीज़ें भी जो है उनको लोग बोले कि हाँ यार ये भी काफ़ी अच्छे से इनके देश में सिस्टम चल रहा है, और एक ओधा बढ़े, क्योंकि कोई भी मीटिंग कहीं पर होती है तो इसका पूरा फोकस रहता है। तो आंसर क्या हो गया, आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, यह है बेसिकली दक्ष। ठीक है, तो यहां पर क्या था, उत्कर्ष, और यहां पर क्या है, दक्ष। तो दक्ष क्या है, यहां पर दक्ष एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप लोगों को अवेयर कराया जा रहा है, ताकि आप लोगों के आसपास में जितने भी फ्रॉड होते हैं उन फ्रॉड से आप लोग बच सकें। तो ये सिस्टम आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो मतलब क्या है इसका,
इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया कि आप लोग जो है अपनी जो कमाई का पैसा है उसको इधर उधर न गवाए, ये बेसिक पर्पज यहां पर आप लोगों को इसका देखने को मिलेगा। तो इसके लिए दक्ष सिस्टम जो है वो आप लोगों के सामने यहां पर लेकर आया गया है। तो जो पहला सिस्टम बताया वो किसी और पर्पज के लिए है, ये सिस्टम यहां पर किसी और पर्पज के लिए है। तो आरबीआई के जो गवर्नर है उनके द्वारा लॉन्च किया गया ये एक सुपर टेक इनिशिएटिव है, जो कि यहां पर सुपरवाइजरी करेगा, मॉनिटरिंग करेगा। कोई भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसको लेकर यहां पर चला जाएगा। एडवांस बैंकिंग सिस्टम आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, इफिशियंसी बढ़ाने के लिए, ताकि कल को चलकर अगर किसी के साथ में कुछ घपलेबाजी ऐसी हो रही है तो यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से कोई फ्रॉड पेमेंट हो रहा है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कई सारे फ्रॉड चीजें चलती हैं, तो उसको रोका जा सके। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ये रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कहीं ना कहीं कि इस तरीके फ्रॉड हो तो उसको रोके, ताकि बैंकिंग सिस्टम में लोगों का ट्रस्ट जो है वो बना रहे। तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और ये जो लॉन्च किया गया ये रिसेंटली अभी लॉन्च किया गया था हमारे देश में 1 जनवरी 2023 में, ताकि चीजों को अच्छे से लेकर चला जा सके और फ्रॉड को मॉनिटर किया जा सके। तो इसका आंसर आप लोगों को आरबीआई देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया, ये उसकी बेसिकली एक तरीके से आरबीआई का सिस्टम इंप्रूव करने के लिए है, वो इसकी इमेज इंप्रूव करने के लिए अलग तरीके से, और ये फ्रॉड को कैच करने के लिए है। तो दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, तो कंफ्यूज आना बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और प्यारा क्वेश्चन है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो कि आप लोग काफ़ी अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। स्टेट ऑफ हार्मुज के बारे में ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में रहता है एरिया जिसकी कुछ हद नहीं है। तो अच्छे से समझते हैं क्या क्या बात की जा रही है इसके बारे में। स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है और करेक्ट आंसर आप लोगों से पूछा गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसके बाद में फिर आंसर देखेंगे। बोला गया कि स्टेट ऑफ हार्मुज जो है वो काफ़ी नैरो यानी कि संकीर्ण चैनल है, जो कि लगभग 30 माइल्स के करीब जो वाइड नजर आएगा। और इसी के साथ में नॉर्थ वेस्ट पॉइंट है बिटवीन ईरान का, जो बेसिकली आप लोगों यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जिसको यहाँ पर आप लोग ईरानी ये यहाँ पर बेसिकली बोलेंगे इसको मुजदम, ठीक है। और दूसरी साइड में आप लोगों को यहाँ पर पेनिसुला के साइड में आप लोगों को ओमन देखने को मिलेगा, तो उसके बीच का एरिया है। दूसरा बोला गया कि पर्शियन जो यहाँ पर ये कनेक्टेड करता है पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में, यानी कि फारस की खाड़ी को यहाँ पर ओमन की खाड़ी के साथ में कनेक्ट करता है। तीसरी स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि ये अगर बात करें तो एक ऐसा एरिया है जहाँ से काफ़ी लार्ज स्केल पर ट्रेड होता है, जैसे सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, यूए, ये सारे ऑल मेंबर जो हैं ये कनेक्ट है। खासकर अगर बात करें ऑल द मेंबर ऑफ ओपेक, जो कि जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री है, तो अपना तेल यहाँ से निकाल कर लेकर जाते हैं, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोग ही क्या रहे, ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर बताइए, वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूं, ठीक है। कर लिया, आगे चलते हैं। सबसे पहले तो आप लोग लोकेशन देखो कि एग्जैक्ट लोकेशन कहां पर है ये। तो ये है इसकी लोकेशन, हमारा देश है यहाँ पर, ये है हमारा प्यारा महान भारत। यहां से अगर आप लोग थोड़ा सा साइड में आएंगे तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। स्टेट ऑफ हार्मुज कहाँ है ये ईरान के जस्ट नीचे है। तो ईरान का दबदबा चलता है कई बार यहाँ पर। इधर क्या हो गया, पर्शियन गल्फ हो गया, इधर क्या हो गया, गल्फ ऑफ ओमन हो गया। तो समझ में क्या आ गया, सीधा सीधा ये समझ में आ गया कि पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमन के साथ में कनेक्ट करते हैं, कि सेकंड स्टेटमेंट सही हो गई। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई, ठीक है, यानी कि सी तो आंसर यहां पर नहीं है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट समझने के लिए फिर से मैं आप लोगों को मैप पर लेकर चलूंगा, आप लोग समझ पाएंगे कि यहां पर लिखा हुआ है ईरानियन मुजदम और इसी के साथ में यहां पर ये है ओमन, जबकि ये स्टेटमेंट गलत होगी, यहां पर ओमन आएगा और यहां पर ईरान आएगा। तो मैप देखकर आप लोग समझ पाओगे। अब यहाँ पर सर्च करते हैं, ये आप लोग दिखते हैं मुजदम ये यहाँ पर बेसिकली गवर्नरेट, तो कहाँ का है ये आप लोगों को ओमन का देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंग चीज याद रखिएगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहाँ पर आकर बेसिकली होता है, यहाँ से ऊपर ओमन जो है खत्म हो जाता है, पर लेकिन ये छोटा सा पोर्शन जो है ना यहाँ पर, ये ओमन का हिस्सा है यहाँ पर। तो ये कई बार कंफ्यूजन में डालते हैं और कई सारे लोग जो है इसको लेकर परेशान हो जाते हैं। तो ये जो ओमन का हिस्सा है, तो ये है बेसिकली ओमन मुजदम, और इसके पड़ोस में अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर ये क्या हो गया, हार्मुज हो गया, और ऊपर हो गया ईरान। तो ईरान और ओमन के मुजदम के बीच में है। मैं बता दूं ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि अलग से एक प्योर क्वेश्चन बन जाएगा, बहुत ही प्यारा सा, और आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया। तो इतना इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन यहां से आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिए आते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में ये स्टेटमेंट तो करेक्ट ही है, क्योंकि एक ऐसा एरिया है जहां से आसपास वाला रीजन अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोग समझ पाएंगे कि कैसे कैसे देश है यहाँ पर। तो सारे जो तेल के भंडार हैं वो यहाँ पर है, और यहाँ से काफी लार्ज स्केल पर एक्सपोर्ट होता है। तो कभी भी सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में जब भी सींग लड़ते हैं, तो ये सींग लड़ने की वजह से जो खून निकलता है, उस खून की वजह से यहाँ पर इसका रंग कई बार लाल हो जाता है।
मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पर यह कि कई बार दिक्कतें देखने को मिलती हैं और इंडिया को कई सारी परेशानी रहती है। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है इस पर्टिकुलर रीजन पर क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल की वजह से काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया बी। किस किस का बी था आंसर बताना, किस किस ने एग्जैक्टली बी लगाया था। तो इसी में से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना प्यारा क्वेश्चन है ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये खासकर ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों से कई तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे नीलगिरी के नाम पर पूछ लिया, तो अगर जियोग्राफी आप लोगों ने पढ़ रखी है तो नीलगिरी शब्द आप लोगों ने जरूर सुना होगा, सुना है ना। तो अगर आप लोगों को ये पता है कि नीलगिरी किस राज्य में है तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट नीलगिरी थार जो है वो किस राज्य से रिलेटेड है। यहाँ पर ठीक है, तहर बोलेंगे बेसिकली। तो प्रोजेक्ट कौन से राज्य का है? बोला गया है केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। मैं ये बता दूं आप लोगों को, जब भी आप लोग पढ़ाई करते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट की, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन उसी सब्जेक्ट में बस वहीं से ही पूछे जाएंगे। इंटरेस्टिंग चीज है कि वो नॉलेज जो हो रही है आप लोगों की वहां पर, वो दूसरी जगह भी बहुत आसानी से इस्तेमाल की जा सकती है। जैसे मैंने नीलगिरी वाला एरिया पूछा तो कहां पर है ये एग्जैक्ट, आप लोग देखें यहाँ पर, ये तमिलनाडु वाले रीजन के अंदर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये तमिलनाडु के अंदर में आप लोग यहाँ पर नीलगिरी वाला रीजन नजर आ रहा है। तो तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा जो नीलगिरी थार है, जो उस पर्टिकुलर रीजन में जो नीलगिरी थार पाया जाता है, उसके लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है ताकि 25 करोड़ रुपए जो हैं वो उसके ऊपर लगाए जा सकें उसकी लाइफ को इंप्रूव करने के लिए। और भाई साहब ये प्राणी दिखता कैसा है? तो कुछ ऐसा आप लोगों को ये प्राणी यहां पर दिखाई देगा। ये यहां पर एग्जैक्ट आप लोग इसकी पिक्चर देख सकते हैं इस प्राणी की। ये दिख रही है यहां पर पिक्चर, देखना एक मिनट, खुल जा सेम सेम। ये अब आप लोग यहां पर समझ पाएंगे। तो ये पिक्चर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ऐसा दिखाई देता है और किस रीजन में है? इस रीजन में पाया जाता है। तो अभी इसके लिए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है 2022 से लेके 2027 तक का, ये पर्टिकुलर चीजें चलने वाली है। और इंपॉर्टेंट बात क्या है यहां पर, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्रोटेक्ट किया जाता है हमारे देश के अंदर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है। ये एक्ट जो है वो 1972 का है। तो इस कानून के अंदर जो है इसको प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो ये आंसर यहां पर बी हो जाता है। तो लोकेशन भी हो गई, एक जानवर हो गया, एक्ट का नाम हो गया, कितने साल का प्रोजेक्ट है 2022 से लेके 2027 तक का, 5 साल का पंचवर्षीय योजना है यहाँ पर ये। और इसी के साथ में 25 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट के द्वारा इस जानवर को इस रीजन में प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये है बेसिक नॉलेज और ऐसे तैयार करना है टॉपिक। प्यारा क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों के लिए यहां से बन सकता है। बात की क्या जा रही है? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से रिलेटेड कौन सा क्वेश्चन करेक्ट है? बोला गया कि फूड ग्रेन अंडर द जो यहां पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो अवेलेबल कराया जा रहा है 3 रुपए किलो, 2 रुपए किलो, 1 रुपए किलो। राइस, व्हीट और कोरस यानी कि जो मोटा अनाज होता है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है यहाँ पर अवेलेबल अगर कुछ गड़बड़ होती है नेशनल और स्टेट लेवल पर इससे रिलेटेड। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है, ध्यान से पढ़ना। करेक्ट नहीं पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया है। तो यहां पर जाकर अक्सर लोगों की लुटिया डूब जाती है। तो अगर ध्यान रखोगे तो आंसर गलत नहीं होगा। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो बताइए, देखता हूं कौन यहां पर इसका सही आंसर देता है। और ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत पुराना है यार, आज का नहीं है, काफी लंबे समय से चला हुआ आ रहा है ये। एक इंटरेस्टिंग चीज बता दूं, इसके अंदर में कॉमन सेंस भी यूज की जा रही है। अगर यहां पर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्या बोला गया है कि ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म जो है वो अवेलेबल है यहां पर नेशनल और स्टेट लेवल के ऊपर। तो सही समझिए आप लोग, इंप्लीमेंट कहां पर करते हैं हम लोग? इंप्लीमेंटेशन ऑथोरिटी किसके हाथ में होती है? वो स्टेट लेवल पर होती है, नीचे ग्राउंड लेवल पर। और इसी के साथ में ग्राउंड से भी और थोड़ा नीचे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट आएगा, ना कि सेंटर आएगा। सेंटर बस क्या करता है? स्कीम लॉन्च करता है, पैसा देता है, काम इंप्लीमेंटेशन का रहता है राज्य के हाथ में। तो ये याद रखिएगा, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है और ऊपर वाले की देन से इनकरेक्ट ही पूछा गया है। करेक्ट पूछा जाता तो ए आंसर हो जाता, इनकरेक्ट पूछा गया है इसलिए आंसर यहां पर बी हो गया। तो समझ में आ रहा है कैसे आप लोगों को चीजों को लेकर चलने हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो कब लॉन्च किया गया था ये आप लोगों को बताना है। प्यारा क्वेश्चन है, कल्चर के साथ में आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। बात की जा रही है धनु यात्रा के बारे में। तो धनु यात्रा जो फेस्टिवल है वो किस राज्य से रिलेटेड है ये आप लोगों को बताना है। गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा या फिर आंध्र प्रदेश। तो ए, बी, सी या फिर डी आंसर यहां पर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ये जो स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं ये पीसीएस के अंदर भी आते हैं और इवन इंटर में भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो इनको थोड़ा ध्यान से देखा करो, जब कल्चर का पार्ट हो तो सोसाइटी के बारे में क्वेश्चन बन जाया करते हैं।
धनु यात्रा के बारे में अगर आप लोग विकिपीडिया पर जाकर सर्च करोगे तो आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको धनु यात्रा या फिर धनु यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ओपन एयर थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है यहाँ पर, जो थिएटर में परफॉर्मेंस नहीं चलती है जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, कुछ इस तरीके की कलाकारी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये ऐसी कलाकारी यहाँ पर आप लोगों को नजर आती है। तो इस तरीके की ये धनु यात्रा है जिसको धनु यात्रा के नाम से ही बोलते हैं। और ये कहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, ये उड़ीसा के अंदर में परफॉर्म किया जाता है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन भी होता है, ये खासकर इसका रेडियस भी होता है। ये बेसिकली आप लोगों को बहरगढ़ जो म्यूनसिपैलिटी है वहाँ पर नॉर्मली देखने को मिलता है। और सबसे बड़ी बात क्या है इसके बारे में, ये दुनिया का यानी कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर है, जो कि इससे ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्यों? इसकी वजह से इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। तो यहां से अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसके साथ में आप लोग किस तरीके से कनेक्ट करके अपने आप को रखना है कि क्वेश्चन पूछा जाए जो वर्ल्ड लेवल पर है, वो चीजें मैं आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं। और उड़ीसा से निकल कर आ रही है, तो उड़ीसा राज्य के ऊपर भी थोड़ी सी नजर आप लोगों की होनी चाहिए ताकि आप लोग उसको चीजों को समझ पाओ। ठीक है, तो क्या हो गया, ये बेसिक चीजें हो गई। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे आप लोगों से, तो बात करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो हैं, उनके ऊपर आप लोगों को कई सारी स्कीम्स के भी नाम देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों को हल्का सा इनके बारे में पता होना चाहिए, और जब आप लोगों को पता होगा तो आप लोग चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें, अगर आप लोगों को ये पता है कहाँ पे पैदा हुए थे, तो आप लोग उस राज्य से कनेक्ट करके भी देख सकते हैं। इसलिए जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में पढ़ने के लिए बोला जाता है, तो बोला जा रहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन, जिसको यहाँ पर DSPM और इसी के साथ में NIWAS का नाम दिया गया है, कौन से राज्य के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना या फिर यहां पर कर्नाटका। अगर पर्सनैलिटी के बारे में आप लोग जानना चाहते हैं तो सीधा विकिपीडिया आप लोग खोल सकते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो एक पॉलिटिशियन, बैरिस्टर, एकेडमिशियन थे, और ये फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे देश के अंदर में, जिसको आज के डेट में आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बोलते हैं। नाम चेंज हो चुका है। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू जी का कैबिनेट था जिसके अंदर में ये मिनिस्टर थे। ठीक है, और इसी के साथ में यहाँ पर इनके रिलेटेड अगर आप लोग बात देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर ये एक तरीके से प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं अखिल भारतीय हिंदू परिषद के 1943 से 1946 तक का ये है। इसी के साथ में जो इनकी डेथ हुई वो जम्मू एंड कश्मीर, जो बेसिकली इनकी डाइड हुई कस्टडी में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस 1953 में। ठीक है, तो इसके चलते यहाँ पर बोला जाता है कि इनको हार्ट अटैक आया था जिसकी वजह से इनकी जान गई थी। और यहाँ पर देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हैं वो बंगाल हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, और 1901 में कोलकाता में इनका जन्म हुआ था। तो कई बार क्या रहता है कि अगर आप लोग चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहते हैं, तो उस एरिया के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आप लोगों को हो जाती है तो उससे आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। और यहाँ पर देखिए, ये हुगली डिस्ट्रिक्ट, हुगली रिवर भी है वेस्ट बंगाल के अंदर में, तो उसके साथ भी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कीम कौन से राज्य की होगी, ये स्कीम हो गई वेस्ट बंगाल की। जब आप लोग चीजें इस तरीके से पढ़ते हैं ना, तो कई सारी चीजें आप लोगों के माइंड में चलती हैं, और उससे क्या रहता है कि आप लोग ना एक तरीके से बहुत सारी, नहीं कहते, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि यार वो बच्चा ना गैस करके बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कराया। इन रियलिटी वो गैस करके सोल्व नहीं कराया। इन रियलिटी में ये है कि वो चीज़ों को डीपली जाकर पढ़ा करता था और उसको बहुत सारी चीज़ों की बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। तो फिर वो जब बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हो जाती है, तो फिर आप लोग जो है कॉमन सेंस यूज करना स्टार्ट कर देते हो, और उसके बेस पर क्वेश्चन सही होने लगते हैं। किसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर ये स्कीम लॉन्च की गई है। और इसमें लगभग 7 से 8 हजार करोड़ रुपए जो हैं वो आप लोगों के खर्च होते हुए यहाँ पर नजर आएंगे वेस्ट बंगाल के अंदर में। तो साफ सफाई, सुरक्षा, वो सब चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक पर्टिकुलर जो इंस्टीट्यूशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और एक आसान सा क्वेश्चन, बात की जा रही है न्यूट्री सीरियल्स के बारे में, मतलब जिसके अंदर पोषक तत्व पाए जाते हैं, एक ऐसे अनाज के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कौन सा वो अनाज है जो कि यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला बोला गया यहाँ पर सोरगम, दूसरा बोला गया मेज तीसरा बोला गया मक्का, चौथा बोला गया यहाँ पर पर्ल मिल्स। ठीक है, यानी कि बाजरा। सही आंसर क्या है, 1 2 3 ए में बोला गया है, 2 3 4 बी में बोला गया है, 1 2 4 सी में बोला गया है, ऑल ऑफ द अबव डी में बोला गया है। तो पॉज कर लो और अपना आंसर दे दो और फिर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, आंसर है इसका सी, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्योंकि अगर आप लोग लिस्ट यहां पर देखोगे, जैसे कोरल सीरियल हो गए और यहां पर न्यूट्री सीरियल हो गए, तो इनमें जब आप लोग देखोगे यहां पर जाकर, तो सोरगम, पल्स मिल्स, फिंगर मिलेट्स, मेज, ये सारी आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आप लोग देखते हैं कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को बोले कि अनार जो है वो खाओगे तो बस उसमें आयरन होगा और दूसरी चीजें नहीं होगी। तो बहुत सारी चीजों में मिक्स चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलती हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अलग है, जैसे बार्ले आप लोगों को यहाँ पर कोरल सीरियल में देखने को मिलेगी, ना कि न्यूट्री में, ठीक है। तो जो न्यूट्रा रिच जो कंटेंट होता है यहाँ पर, वो एक तरीके से कई तरीके से आप लोग उसको देख सकते हैं। एक तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर है कि ड्रोथ टॉलरेंस होते हैं, एक ऐसे एरिया में भी यहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ पर सूखा रहता है, वहाँ पर भी इनको उगाया जाता है। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है, ठीक है, ड्रोथ प्रोन मतलब, ठीक है। इसी के साथ में जो लोग इनको इस्तेमाल करते हैं वहाँ पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन का भी अच्छा साधन होता है, तो गवर्नमेंट इनको सपोर्ट करने की भी कोशिश करती है, ठीक है। तो ये कई सारे तरीके होते हैं जिसकी वजह से कई बार कई सारे अनाज जो हैं वो न्यूज़ में आ जाते हैं, ठीक है। अनाज भी कहते होंगे वाह ये देखो एग्जाम की तैयारी कर रहा है और हमारे बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। नहीं कहते कि इंसान ने कुछ ऐसा कर दिया उसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर अनाज भी सोचते होंगे देखो हमने कितना इंपॉर्टेंट है, हमसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इनके एग्जाम में, तब इनको नौकरी मिलेगी। वैसे क्वेश्चन यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक से थोड़ा सा डिफरेंट भी पूछा जा सकता है कि क्या क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पर, जो यहाँ पर कोरस सीरियल होते हैं यानी कि मोटे अनाज जो होते हैं। बोला जा रहा है कि न्यूट्रा रिच कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ड्रोथ टॉलरेंट है और इसी के साथ में जनरेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट इन लो जो रेनफॉल वाला एरिया रहता है। तो ये बातें यहाँ पर बोली गई है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हो जाता है और ये सारी की सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, ठीक है। ये जो है बेसिकली कोरस सीरियल हो गए, न्यूट्री सीरियल हो गए, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये चीजें आप लोगों की लिखी हुई हैं। तो ये काफी सिग्निफिकेंस है। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर जब मोटे अनाज के बारे में हम लोग बातें करते हैं, खासकर जब अब नहीं एक तरीके से बाजरा की रोटी, मक्के का साग, ये सारी चीजें आप लोगों ने सुनी होगी, तो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इसको आप लोग कनेक्ट करके देखते हो इस तरीके से। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है देखने में तो छोटा है, वही बात है कि सत सैया के दोयरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगत घाव करत गंभीर। कोऑपरेटिव बेनिफिशियरी कॉन्फ्रेंस के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में है, तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर बन जाए तो ये मत बोलना कहां से आ गया। तो बोला गया कि कहां पर ये कॉन्फ्रेंस अभी देखने को मिली, यानी कि एक तरीके से यहाँ पर सहकारी जो लाभार्थी सम्मेलन है, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली या फिर अहमदाबाद। तो सही आंसर क्या है, ABCFD सही आंसर है इसका, क्या बी। पर लेकिन इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में आप लोगों से पूछे, क्या संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है कोऑपरेटिव सोसाइटी, क्या ये एक संवैधानिक बॉडी है? जी हाँ, कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक बॉडी है। ओरिजिनली संविधान में नहीं थी। तो क्या क्या आप लोगों को पता होना चाहिए कि 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान में संशोधन किया गया था 2011 में। उसके बाद में यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो पिक्चर में आई, यानी कि उसके बाद में यहाँ पर पिक्चर में आई। और यहाँ पर 2011 में क्यों आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, 2011 में अमेंडमेंट किया गया। इसी के चलते 2012 में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2012 में इंटरनेशनल जो यहाँ पर बेसिकली ईयर ऑफ द कोऑपरेटिव सेलिब्रेट किया गया UN जनरल असेंबली के अंदर, ठीक है। और इंडिया, हमारे देश में बात करें तो वर्ल्ड बिगेस्ट कोऑपरेटिव जो मूवमेंट्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा बना दी गई इसी पर्पज को ध्यान में रखते हुए। तो कई सारी चीजें होती हैं कि ये कैसे कैसे काम करती है। फंडामेंटल राइट बना रखा है आज के डेट में, पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी मूल अधिकार। पार्ट 3 के अंदर में आर्टिकल 19 जो है उसके अंदर में जो फर्स्ट पार्ट है और उसके अंदर में भी जो सी पार्ट है, सी का मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी, इससे याद रख लेना। तो इसको फंडामेंटल राइट बना दिया गया है कि आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी बना सकते हो, पर लेकिन आप लोग का फंडामेंटल राइट बनाने के लिए गवर्नमेंट को मुस्तैदी से काम करना पड़ेगा। तो इसलिए पार्ट 4 के अंदर में, जिसको आप लोग DPSP बोलते हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो उसके अंदर में बोला गया है बेसिकली कि आर्टिकल 43 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी को रखा गया है। ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 43 के बी में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। जब भी कोई टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आते रहने चाहिए, चीजों को देख देख कर आप लोगों के माइंड में आना चाहिए, अच्छा बी लिखा हुआ है यहाँ पर, ए में भी कुछ है क्या यहाँ पर, तो आप लोग बताइए ए में क्या है, इसको जाकर सर्च करना है भी है कुछ या फिर नहीं है। 43 में ए में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्क, जो वर्कर होते हैं उनका मैनेजमेंट ऑफ द इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन के जब बारे में बात करते हैं तो 43A वहां पर आप लोगों का इस्तेमाल होता है। तो यानी कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि आप लोगों से अलग से पूछा जा सकता है इस तरीके से जब आप लोग बात करेंगे, ठीक है। इसी के साथ में 43 के अंदर में क्या हो जाता है, अगर कोई 43 पूछ ले उसके अंदर में क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, तो वो आप लोग जाकर देखना। कुछ काम आपको भी दे देता हूँ, ठीक है, वरना बोलोगे कि सर सारी चीजें आप ही पढ़ा दो। तो थोड़ा सा होमवर्क भी देता रहता हूँ ताकि अच्छे से आप लोग जाकर थोड़ा चीजों को एक्स्ट्रा और देखो।
बात की जा रही है साइंस एंड टेक से रिलेटेड यहां पर क्वेश्चन के बारे में, और बोल रहे हैं यहां पर डीप टेक स्टार्टअप के बारे में। यानी कि डीप टेक स्टार्टअप से आप लोग क्या समझते हैं, ये है क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, इसको आप लोग देखें। यहां पर बोला जा रहा है कि जो स्टार्टअप है, कुछ ऐसे स्टार्टअप है, स्टार्टअप मतलब एक नया बिजनेस, कुछ ऐसा व्यवसाय है जो कि यहां पर एक ऐसे एरिया में इनोवेशन का काम करता है जो साइंटिफिक डिस्कवरी या एडवांसमेंट देखने को मिलती है यहां पर, जो कि खासकर नई ऑफरिंग देता है अलग अलग एरिया में। और वो क्या हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है, लाइफ साइंस हो सकता है, केमिस्ट्री, एरोस्पेस, ग्रीन इंडस्ट्री, इस तक लिमिटेड है। तो जब भी आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनकरेक्ट वैसे पूछ लिया गया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन। एक बात मैं आप लोगों को यहां पर बता दूं जो कि बड़े ही ध्यान से आप लोगों को सुननी है। अगर कभी भी किसी भी जगह आप लोगों को कोई चीज लिमिटेड, ओनली, कुछ ऐसी चीजें लिखी देखने को मिल जाए, तो इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई घपला किया गया है वहां पर। ठीक है, उन्हें कहते हैं कि यहां पे कुछ ना कुछ घपला है। तो ये देखना यहां पर जो लिमिटेड शब्द लिख दिया गया है, इसी में लिमिटेशन की क्या मतलब है, इसका और जगह भी इस्तेमाल कर सकते होंगे ना। तो वहां पर आप लोग को अपना एकदम सतर्क हो जाना चाहिए। इनकरेक्ट पूछा गया है, आंसर बी हो गया, वरना आंसर ए होता जो अगर यहां पर करेक्ट पूछता तो ये सारी बातें यहां पर लिखी हुई है। डीप अगर टेक के बारे में बात करते हैं तो एडवांस मटेरियल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ड्रोन, फोटोनिक्स, इसी के साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स, इसी के साथ में क्वांटम कंप्यूटिंग, ये वो सारी लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है जिनको इस्तेमाल करने की बात की जा रही है अलग अलग एरिया में। तो ये डीप टेक की कैटेगरी में आती हैं। ये उस तरीके से चीजों का एनालिसिस कर लेते हैं जैसे कि इंसान का बिहेवियर तक समझना, ऑनलाइन क्या चीजें सर्च कर रहे हैं, कैसा आप लोगों का इंटरेस्ट है, वो सब चीजें ये कैलकुलेट करते हैं और इसके बेस पर फिर आप लोगों को प्रोडक्ट जो है वो बेचे जाते हैं। तो ये अपने ही आप में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, प्यारा है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये इकोनॉमिक्स के अंदर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टैटिकल टेबल, तो यहां पर अगर बात करें हिंदी में तो यहां पर यह एक तरीका सांख्यिकीय सारणी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये सांख्यिकीय सारणी एक तरीके की लिस्ट है जो कि यहां पर प्रस्तुत की जाती है। तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से कि कौन यहां पर इसको प्रस्तुत करता है। ये प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों को बताना है, यानी कि डिफेंस मिनिस्ट्री, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नीति आयोग या फिर सेबी। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो खासकर अगर आप लोग बात देखेंगे ध्यान से तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों से कहीं ना कोई ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, कुछ ऐसी चीजें जो देखने को मिलती हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे टॉपिक के बारे में तो आसानी से आप लोग यहां पर समझ सकते हैं उसको। तो कौन करता होगा बताइए। तो आंसर क्या सही, वो है बी, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई जो है उसके द्वारा एक वेब पब्लिकेशन किया जाता है। वेब मतलब ऑनलाइन पब्लिकेशन रहता है, उसकी हार्ड कॉपी आप लोगों के हाथ में नहीं आती है। ठीक है, तो स्टैटिकल टेबल बोलते हैं उसको। तभी रिसेंटली इसके द्वारा पब्लिश किया गया और इंडियन बैंकिंग सिस्टम के बारे में वहां पर बातें बताई गई। बातें कैसे कि यहां पर क्या क्या खर्चा हो रहा है, उनकी इनकम क्या है, क्या क्या यहां पर प्रॉफिट निकल कर आ रहा है। ठीक है, तो सारी चीजों के बारे में एक ओवरव्यू यहां पर रहता है, तो उसकी एक सारणी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रस्तुत करने वाला ऑथोरिटी यहां पर हो जाता है द स्टैटिकल टेबल। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन प्यारा बन सकता है। ठीक है, ये पर्टिकुलर शब्द का मतलब अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। बात की जा रही है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू सी बॉक्स। तो लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, पहली स्टेटमेंट। दूसरा है कि यहां पर प्रोवाइड करता है सिंगल विंडो एक्सेस टू एवरी वुमेन, जो कि यहां पर कोई हरासमेंट अगर उसका होता है तो उससे रिलेटेड उसको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बतानी है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ वन एंड टू, नन ऑफ द अबव, ए बी सी डी, कौन सा सही है ये बताइए। अगर सी बॉक्स की बात यहां पर की जा रही है तो सबसे पहले तो ये कि महिलाओं के बारे में ही कोई बात कर रहे होंगे, और जब महिलाओं के बारे में यहां पर बात की जा रही है तो कोई महिला से रिलेटेड मिनिस्ट्री होनी चाहिए ना। तो इसके रिलेटेड एक मिनिस्ट्री कौन सी है, द वुमेन एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड द चाइल्ड डेवलपमेंट। तो वुमेन और चाइल्ड ये दोनों एक साथ में है अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक तरीके से जो मदर और चाइल्ड की बात की जा रही है तो वुमेन एंड चाइल्ड आप लोग याद रख सकते हैं। तो ये दोनों एक साथ में है, इनके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई है जिसको बोला गया सी बॉक्स। सी बॉक्स का मतलब क्या है, सेक्सुअल हरासमेंट जो भी यहां पर किसी का होता है तो उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स बॉक्स है जिसके चलते यहां पर सारी इंफॉर्मेशन यहां पर प्रोवाइड कराई जाती है एवरी वुमेन को, इररेस्पेक्टिव ऑफ उसका स्टेटस क्या है, वो वर्किंग है या फिर अनवर्किंग है, प्राइवेट है या फिर ऑर्गेनाइज में सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है। अगर उसका सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है तो इस पोर्टल पर जाकर कंप्लेन की जा सकती है। तो ये सब लड़कियों के लिए भी है। अगर आप लोगों को लगता है कुछ गलत आप लोगों के साथ में हो रहा है
तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली एक तरीके से कंप्लेंट भेज सकते हैं, आपके साथ में यहाँ पर फिर कनेक्ट किया जाएगा जो भी यहाँ पर ऑथोरिटी होगी, ठीक है। तो आंसर क्या है, आंसर हो गया यहाँ पर ए। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री गलत दे रखी है यहाँ पर। ये पूरा डिटेल में इसका कुछ ऐसा आप लोग देखते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी ये सारी चीजें ताकि स्पीडी रिकवरी मिल सके और वर्क प्लेस पर भी जो वुमेन है वो सेफ फील कर सकें, जो कई बार नहीं लगता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये कंप्लेंट की यहाँ पर एक तरीके से, ताकि कोई भी आकर आसानी से कंप्लेंट कर सके अगर किसी के साथ में कोई भी छेड़खानी की जा रही है। तो सेक्सुअल हरासमेंट से बचाने का एक बहुत ही प्यारा सा इनिशिएटिव है यहाँ पर गवर्नमेंट का, जो कि पर्सनली सबको पता होना चाहिए और ये एक अवेयरनेस का पॉइंट भी यहाँ पर हो जाता है। अगर वुमेन इंपावरमेंट के लिए कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये टॉपिक एक वहां पर आप लोग मेंशन कर सकते हैं। रिसेंटली अभी यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में थी स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम जो होती है उससे रिलेटेड बोला गया कि किसके अंदर में आती है, विच, जो यहां पर डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलता है। मिनिस्ट्री ऑफ जो डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू या फिर फाइनेंशियल सर्विस। तो ए, बी, सी या फिर डी, सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि जो ये अभी सेविंग जो यहाँ पर बेसिकली स्कीम है, जिसको आप लोग यहाँ पर एक छोटी बचत योजना भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये कि अभी इसकी जो रेट्स होते हैं उनकी दरों में चेंज करने की बात की गई ताकि और ज्यादा फायदा जो हो सके लोगों को जो कि इसमें अपना पैसा रखते हैं। इस सेविंग स्कीम में पैसा क्यों रखते हैं? क्योंकि गवर्नमेंट के पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाता है और गवर्नमेंट उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकती है अपने लिए। तो इसलिए सेविंग स्कीम के अंदर में काफी पैसा रखा जाता है ताकि लोगों को अच्छा रिटर्न मिल सके। तो ये आंसर क्या है इसका यहाँ पर अगर बात करें तो आंसर है बी, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वुमेन से रिलेटेड अगर कोई आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है तो नेशनल कमीशन फॉर जो वुमेन है यहाँ पर उसके बारे में क्वेश्चन है यहाँ पर, और उससे रिलेटेड आप लोगों को यहाँ पर आंसर देना है। बोला गया कि ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। एग्जीक्यूटिव बॉडी वो होती है जो गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे काम करती है, ऐसा बोल सकते हैं। इस्टेब्लिश की गई थी जनवरी 1992 में। तीसरा बोला गया कि फर्स्ट कमीशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992 विद, जो यहां पर जयंती पटनायक एज ए चेयरपर्सन के तौर पर। तो ये पूरा टॉपिक आप लोगों का तैयार हो जाएगा, इस तरीके से इसके बारे में मैं आप लोगों से बातें करूंगा। तब तक आप लोग इसको अटेम्प्ट कर लो क्वेश्चन को, ताकि आप लोगों को समझ में आए जब एक्सप्लेन करें, क्योंकि अगर गलत आप लोग कर लेंगे यहीं पर ही तो फिर एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। ए में बोला गया है 1 and 2 सही है, बी में बोला गया है 2 and 3 सही है, सी में बोला गया है 1 and 3 सही है, और डी में बोला गया है ऑल ऑफ द अबो करेक्ट है। तो कौन सा आंसर है आप लोगों के हिसाब से ये आप लोग बेसिकली देख लीजिए। और जो हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहां पर आप लोग साफ साफ लिखा हुआ है, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिले। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, जिस भी भाषा का इस्तेमाल आप लोगों को समझ में आता है और एग्जाम में पेपर में बैठेंगे उसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आंसर क्या है? आंसर है यहां पर बी सही, यानी कि 2 और 3 आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। कैसे समझते हैं? सबसे पहले तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, यानी कि महिलाओं से रिलेटेड कोई इशू आ रहा है तो उसके बारे में बात करते हैं। अभी एक लड़की की डेथ हुई, यहां पर आप लोगों ने देखा होगा, उसको गाड़ी से बहुत देर लंबे समय तक घसीटा गया, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया। तो उस टाइम पर भी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो पिक्चर में आया, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के बारे में जब भी बात की जाएगी नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो पिक्चर में आप लोगों को नजर आएगा। स्टैट्यूटरी बॉडी है यहाँ पर नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, जो कि 1990 में बनाई गई। अब मैंने बोल दिया है स्टैट्यूटरी, तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्लियामेंट में कानून पास कर ये बनाई गई है। उस बॉडी को आप लोग स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हो। ये 1992 में बनाई गई थी, 1992 फर्स्ट कमीशन जो था वो कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 31 जनवरी 1992 में। और यहां पर जो जयंती पटनायक है वो एज ए चेयरपर्सन के तौर पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। चेयरपर्सन जो है वो नॉमिनेटेड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, याद रखिएगा। जो मेंबर, सेक्रेटरी और इसी के साथ में 5 अदर मेंबर इसके अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि इस पर्टिकुलर कमीशन में क्या चलेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में काफी हद तक आप लोग बोल सकते हैं। फंक्शन क्या रहते हैं? फंक्शन तो सीधे सीधे यही है कि हम लोगों को, महिलाओं को कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो यहां पर सेफ गार्ड फॉर द वुमेन, इसी के साथ में एक तरीके से रेमेडियल लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए जाते हैं, फैसिलिटी रिड्रेसल करने के लिए ग्रेवेंस को, और इसी के से गवर्नमेंट की जो ऑल पॉलिसीज होती हैं जो अफेक्ट करती हैं वुमेन्स को, उसमें अगर गवर्नमेंट को एडवाइस चाहिए कि हाँ यार इसमें कुछ सुधार करना है क्या, तो गवर्नमेंट आकर इनसे सलाह मशवरे कर सकती है
कि भाई साहब यहाँ पर हमको दिक्कत हो रही है और तुम अपनी सलाह मशवरा दे दो यहाँ पर, तो ये सलाह मशवरा देंगे जिसके बेस पर चीज़ों को सुधारा जाएगा। तो अपने ही आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो इसको आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, टॉपिक को ऐसे तैयार करना है कि एग्जाम में सोल्व कर सको। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि धनु यात्रा कहां पर देखने को मिलती है। अब यहां पर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले जाए कि वर्ल्ड लार्जेस्ट ओपन एयर थिएटर ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो क्वेश्चन तो वही हो गया, बेसिक नॉलेज आप लोगों को है। अब यहां पर ये पूछ ले कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कौन सा सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछ ले। तो इसलिए कहता हूं कि टॉपिक को इस तरीके से तैयार करो ताकि क्वेश्चन अब किसी भी तरीके से घुमा घुमा कर पूछ ले तो बोल देना बेवकूफ मत बनाओ, ये सारी चीजें जानते हैं हम लोग, एसएलवी फैमिली मेंबर है। ठीक है, तो गुजरात, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या फिर केरला, क्या था आंसर? अभी मैंने पढ़ा, तो आंसर था इसका उड़ीसा। सेकेंड लार्जेस्ट केबल स्टेट ब्रिज इन इंडिया, ये यहां पर जूरी ब्रिज जिसको बोला जा रहा है वो लोकेटेड है किस स्टेट के अंदर में? तो दिल्ली, गुजरात, गोवा या फिर जम्मू एंड कश्मीर। अभी क्यों यहां पर ये न्यूज में है मैं आप लोगों को बताऊंगा, पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करो और मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूं। सबसे पहले तो अगर इस रिवर के बारे में कोई पूछे कहां पर लोकेटेड है तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, गोवा के अंदर आप लोग को ये रिवर यहां पर देखने को मिलेगी, दिख रही है ये रिवर यहां पर, तो ये है बेसिकली जूरी रिवर। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर आप लोग को लोकेशन पता चल गई, इसी के नाम पर आप लोग को ब्रिज का नाम भी यहां पर रखा गया। ठीक है, बेसिकली जुआरी बोलेंगे वैसे तो इसको, ठीक है, जूरी नहीं जुआरी। ठीक है, तो जैसे जुआरी नहीं होते हैं तो यहाँ पर सोचना कि गोवा के अंदर बहुत सारे जुआरी हैं और वो बैठकर अपना जुए खेल रहे हैं। तो नितिन गडकरी जी पहुंच गए यहाँ पर, अब बोले कि भागो यहाँ से, ये रिवर के ऊपर हम लोग को ब्रिज बनाना है। ठीक है, तो उससे कनेक्टिविटी होगी यहाँ पर काफी अच्छी नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा के बीच में, तो ये इसलिए यहाँ पर बेसिकली न्यूज में है। तो जुआरी रिवर के बारे में याद रखिएगा, गोवा के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी और नॉर्थ के साथ में साउथ गोवा की कनेक्टिविटी बनाने की बात इसके द्वारा की जा रही है। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे तो कंफ्यूज मत होना, और किस राज्य के अंदर बात की जा रही है? ये बात की जा रही है गोवा के अंदर। तो इंडिया के अंदर यहां पर जो गोवा वाला एरिया है उसके अंदर आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखने को मिल जाएगी। तो इंटरेस्टिंग एक मैप बेस्ड क्वेश्चन, और एक रिवर के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। तो लगभग 2,500 करोड़ रुपए जो हैं खर्च किए जाने हैं, काफी सारी चीजें यहां पर डेवलप की जाएंगी, जिसकी वजह से यहां पर ये न्यूज में भी है। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है कई बार और वो बनता है स्टेम सेल के बारे में। स्टेम सेल बेसिकली ऐसी सेल होती हैं जिनसे आप लोग कुछ नई चीजें बना सकते हैं, जैसे कि आप लोग क्या करें, उनसे एरोप्लेन बना सकते हैं, सैटेलाइट बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ है क्या? स्टेम सेल बेसिकली इंसान के अंदर या फिर किसी जानवर के अंदर की वो सेल है जिससे एक नया इंसान या फिर नया पर्टिकुलर एरिया ऑर्गन बनाया जा सकता है उनका इस्तेमाल करके। तो स्टेम सेल के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो बोला गया कि ये जो सेल हैं ये एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट सेल होती हैं जो कि ऑर्गन, एक बात करें यहाँ पर ऑर्गन ऑफ द सेल लाइन, तो हाई कैपेसिटी है यहाँ पर डिफरेंशिएट करने की, सेल्फ रिन्यूएबल करने की। किसी इंसान का मान लीजिए कोई ऑर्गन खराब हो गया तो स्टेम सेल का इस्तेमाल करके उसको बनाया जा सकता है। इनटू वेरियस टिश्यू ऑर्गन फंक्शन, ये सेल के ह्यूमन बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। और स्टेम सेल काफी ग्रेट एक तरीके से होल्ड करती है ग्रेट प्रोमिस, कई सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकालती है, यहाँ पर रीजनरेटिव मेडिसिन की कैटेगरी में भी आती है। करेक्ट आंसर बताना है 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या होगा ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो आंसर क्या है? आंसर है यहां पर डी। सारे के सारे जो है स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। स्टेम सेल के बारे में तो याद रखिएगा, स्टेम सेल जो है वो ड्राइव की जाती है माइटोकॉन्ड्रिया ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू, आप लोगों को देखने को मिलेगा, कई बार ये न्यूज में भी आता है। तो ये एक तरीका ऐसा सिस्टम है जिससे कि यहाँ पर कई सारी इंजरीज को भी सही किया जाता है और कई सारी जेनेटिक जो प्रॉब्लम होती है यहाँ पर उसको भी इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। तो काफी एक अच्छा सिस्टम आप लोग इसको बोल सकते हो। ये क्वेश्चन जो है यार इसके ऊपर ना स्टार लगा लेना, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन सकते हैं बड़ी फ्रीक्वेंटली। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेंगे आप लोगों से कि किसके द्वारा अभी रिसेंटली, क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसके द्वारा रिसेंटली अभी यहाँ पर बेसिकली जो करेंसी है खासकर जो यूरो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग आप लोगों के लिए बन जाएगा। ठीक है, तो अगर माइंड में कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो अच्छे से आप लोग इसका आंसर भी दे सकते हैं कि अच्छा कौन सा एरिया है जो ऐसे ऐसे करेंसी वगैरह यूज कर रहे हैं। तो ये यूरो जोन के अंदर में एंट्री कर रहा है, तो 20वां मेंबर हो गया ये एंट्री करते ही। तो फिजी है यहाँ पर, इसी के साथ में क्रोशिया है, घाना है या फिर रोमानिया है, ये बताना है। सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर क्रोशिया। क्रोशिया की एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपर अभी आप लोगों को क्या दिख रहा है, थोड़ा सा इसको जूम आउट करते हैं तभी आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। ऊपर ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया नहीं ऑस्ट्रिया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना एग्जाम में। इधर साइड में हंगरी हो गया,
इधर नीचे अगर आप लोग इसको देख रहे होंगे, यहाँ पर ये सर्बिया हो गया, उधर आप लोग साथ में आ रहे हैं, इधर स्विट्जरलैंड भी हो गया। तो इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो कल को क्वेश्चन अगर आप लोगों से पूछा जाए कि एग्जैक्ट कहाँ पर ये लोकेटेड है और कौन सा एरिया है, तो ये आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर बी। तो ये अभी रिसेंटली कौन सा मेंबर यहाँ पर बन रहा है? तो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है उनके द्वारा बोला है कि हिस्टोरिक मूवमेंट है हमारे देश के लिए, और हम लोग 20वें मेंबर बनने जा रहे हैं यूरो जोन के अंदर में, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं इससे क्या रहेगा, काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो इससे और भी बहुत सारे फायदे हो जाते हैं अगर कोई इसके अंदर एंट्री करता है। तो यूरोपियन यूनियन के अंदर में बहुत सारे लोग जो हैं वो भी यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं डायरेक्ट एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाते हैं। तो यूरो जोन के अंदर में 20 मेंबर हो गए हैं। यूरोपियन यूनियन के अंदर में कितने मेंबर हैं? अभी भी यहाँ पर मेंबर ज्यादा हैं और यूरो जोन यूज करने वाले कम हैं। तो ये आप लोगों को बताना है। तो देखता हूं कौन जो है वो सही आंसर देता है, ठीक है। तो सही से अटेम्प्ट करना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको आप लोग एआई बोलते हो, और जो इंसान यानी कि जिसको आप लोग ह्यूमन बोलते हो, उन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है अगर नॉर्मल तरीके से पूछा जाए? तो वो है डिफरेंस उसकी सोच समझ का, उसकी चेतना का, मतलब कॉन्शियसनेस आप लोग यहां पर बोल सकते हो। अगर बात करें एथिकल इशू जो है वो कौन से यहां पर, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा उसकी, इसी के साथ में पक्षपात अगर हो रहा है, इंटीग्रिटी यहां पर कौन लेगा, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। तो आंसर क्या है? 1 2 3 2 3 4 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है यहां पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहां पर एथिकल इशू क्या है यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ में। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर देख सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यह है कि जो मशीन है वो एक तरीके से इंसानों की तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगी, पर इन रियलिटी अब तक हम लोग ऐसा नहीं कर पाए कि वो कंप्लीटली जो है इंसानों को रिप्लेस कर सके। एक तरीके से किसी जगह पर हम लोगों को उनके अंदर में सेटिंग करनी पड़ती है। पर जिस दिन ऐसा हो गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो अपने आप ठीक करने लगेंगे मशीन, ठीक है, इंसानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सोचो उनके अंदर अगर सोचने समझने की क्षमता अगर डाल दी मशीनों के अंदर में, तो कल को ऐसा हो सकता है कि वो इंसानों को धरती पे से खत्म कर डाले। ऐसी सिचुएशन भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है और मशीन की दुनिया बन जाए, मशीन अपने आप से एक दूसरी मशीन बना ले। रजनीकांत की जो रोबोट मूवी है वो इसका बड़ा ही जीता जागता सा एक उदाहरण है जो कि आप लोगों को दिखाती है, ठीक है। तो मूवी ऐसी देखा करो जिससे कुछ सीखने को मिले। गजनी तेरे नाम वाली मूवी नहीं, ठीक है। वहां पर क्या दिखाया गया है वो आप लोगों को बताइए। तो ये वाली मूवी है आप लोगों को सिखाती हैं, बहुत सारी ऐसी मूवीज हैं जो कि कुछ नया बताती हैं, तो उनके ऊपर फोकस करना है, ओके, जब भी टाइम मिले। ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर बात की जा रही है एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में जिसका नाम है यहाँ पर पोखरा। पोखरा जो रीजन है यहाँ पर, अगर इसके बारे में पता है तो क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं सही से। पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको PRIA बोला गया है, चाइना की सपोर्ट से कौन से देश ने बनाया? मैं नहीं बताऊंगा आंसर, आप लोग कॉमन सेंस यूज करके बताओ। क्या इंडिया बना सकता है चाइना की सपोर्ट से? भाई साहब चाइना हमारे यहाँ आके एयरपोर्ट बनाएगा? वो तो जो बने हुए उनको भी तोड़ देगा। श्रीलंका एयरपोर्ट बनाएगा? खाने के लाले पड़े हुए हैं अभी वहां पर, एयरपोर्ट की तो बात ही नहीं चल रही है। भूटान वैसे ही मजे में रहता है, वो कहता है कि इन सब चीजों से मुझे दूर रखो। नेपाल आज की डेट में चाइना की गोद में बैठा हुआ है, तो वहां पर अभी रिसेंटली इसको इनोग्रेट किया गया है। नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर जो है कौन है आप लोग बताइए, देखता हूं कौन बताता है। रिसेंटली नेपाल के अभी नए प्राइम मिनिस्टर आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, नाम है उनका पुष्पा कमाल दहल, ठीक है, प्रचंड भाग में लगा देना। चाइना के बड़े फेवरेट हैं वो, चाइना के बेसिकली गोद में बैठे रहते हैं ऐसा आप लोग बोल सकते हो, और इंडिया के साथ में उनके रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं। ये सारी कनेक्टिविटी चल रही है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना का है, उसके थ्रू यहां पर कनेक्टिविटी को बनाने की बात इनके द्वारा की जा रही है। तो बहुत ही बेसिक है, आंसर जो है यहां पर क्या हो गया, वो हो गया बी यानी कि नेपाल। समझ में आ गया? ये टॉपिक अब की बार इतना न्यूज में रहा, शायद ही कभी ये इतना न्यूज में रहा होगा। इसको बोलते हैं PMI यानी कि परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स। तो ये बेसिकली सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग एरिया में चीजों को काउंट करता है, खासकर कितना रोल प्ले करता है उसके बारे में भी बात करेंगे। स्टेटमेंट क्या क्या है वो समझ लेते हैं। बोला गया कि इफ PMI मंथ जो है वो हायर देन द करंट मंथ है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि अब की बार जो है प्रीवियस मंथ से, इफ द PMI मंथ जो है फिलहाल का प्रीवियस वाला वो हायर है, यानी कि पहले वाला महीना जो है इस वाले महीने से अगर अच्छा है और PMI जो है पहले वाले महीने का ज्यादा है, तो इसका मतलब ये होगा कि इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो सिकुड़ रही है, ऐसा बोला गया है। PMI जो है वो कंपाइल किया जाता है IHS जो मार्केट है USA की, उसके द्वारा,
इसमें लगभग 400 मैन्युफैक्चरर बेस्ड कंपनीज जो वर्क फोर्स, ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कितना है, यानी कि घरल सकल उत्पाद में कितना सपोर्ट है उसके बारे में बताता है। ये जो इंडेक्स है यहाँ पर ये प्रिवेल करता है एक तरीके से डायरेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक जो ट्रेंड है, जो मैन्युफैक्चरिंग के जो सर्विसेज के कैटेगरी में उसके अंदर बात करते हैं। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। 1 2 2 3 1 3 या फिर डी, आप लोग बताइए, देखता हूं कौन सही आंसर इसका देता है। इसी के चलते एक और क्वेश्चन है इसी टॉपिक से, ताकि पूरा टॉपिक ही आप लोगों का शानदार कवर हो जाए। ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, यानी कि ताकि आने वाले टाइम में जो भी इसका एनालिसिस किया जाए और फिर उसके बेस पर डिसीजन लिया जा सके, तो कंपनी डिसीजन मेकर इसको एनालिसिस कर सके। इंडेक्स जो है वो हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कि जो मार्केट कंडीशन है, जो एक तरीके से परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के थ्रू कैसे एक्सपेंड कर रही है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसके ऊपर फोकस यहां पर जाता है। कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। ओनली 1, ओनली 2, बोथ या फिर नन। तो दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एक साथ में कवर करेंगे, टॉपिक अच्छे से हो जाएगा याद। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है वीडियो को पॉज करके। सही आंसर क्या है पहले वाले का, तो है सी, क्योंकि IHS जो मार्केट है ये लंदन का है ना कि यूएसए का है, तो वो तो गलत है, पर बाकी का सारा सही आप लोगों को देखने को मिलेगा। PMI के अंदर में क्या रहता है, इसमें यहां पर बेसिकली 50 को मिड माना जाता है, और 50 के अगर नीचे जा रही हैं चीजें तो इसका मतलब हो जाए कि कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं चीजें, और 50 के ऊपर जा रही हैं तो इसका मतलब ये आता है कि एक्सपेंड कर रही हैं चीजें, यानी कि मार्केट एक्सपेंड कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा यहां पर, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा यहां पर, हमारी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम होगी, हमारी खुद की अर्थव्यवस्था अच्छी बढ़ेगी, तो हमारे लोगों की प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, हमारी जो करेंसी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी। तो ये सारी चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। अपोजिट में जाएंगे तो ये सारी चीजें अपोजिट होती चली जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर इंडेक्स के बारे में। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। सी का मतलब है 1 और 3, बी यहां पर गलत हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया। सेकंड क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा गया, तो इनकरेक्ट यहां पर कुछ भी नहीं है और आंसर डी है, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। और जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है 50 वाला 0 से 100 के बीच में रहता है, पर 50 को मिड माना जाता है, यानी कि ऊपर जाएगा अच्छा है, नीचे जाएगा गलत है। तो ये डिनोट करता है 50, इसके बेस पर PMI इंडेक्स निकालते हैं, जिसको परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स बोलते हैं, और ये सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग दोनों कैटेगरी में इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ही बेसिक सी चीज है यार, अगर आप लोग इनको समझोगे तो कंफ्यूजन एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ब्रासिलिया डिक्लेरेशन के बारे में क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाएगा। बोला जा रहा है कि ब्रासिलिया डिक्लेरेशन अडेप्ट करता है सेकेंड ग्लोबल हाई लेवल कॉन्फ्रेंस रोड सेफ्टी, जो कि ब्राजील के अंदर में हुआ। UN ग्लोबल सेफ्टी वीक जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, हाईलाइट करने के लिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन द रोड सेफ्टी। तो सही आंसर है क्या ये बताना है, ओनली 1, ओनली 2, ऑल, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसको आप लोग अटेम्प्ट करो तो देखता हूं कौन सी आंसर बताता है। बहुत ही डिटेल में ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था आप लोगों की रेगुलर वीडियो के अंदर में, तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने सुनी है तो मुझे पता है कि इसका आंसर आप लोग बिल्कुल करेक्ट दोगे। A, B, C, F, D क्या है सही आंसर? सही आंसर यहां पर इसका है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, पर लेकिन सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहां पर क्या बात की जा रही है, ये बात की जा रही है ग्लोबल रोड सेफ्टी वीक के बारे में, और ये 2 साल में एक बार सेलिब्रेट किया जाता है ताकि उसके बारे में अवेयरनेस फैला सके। यूनाइटेड नेशन रोड सेफ्टी कोलैबोरेशन, स्टॉकहोम डिक्लेरेशन, ये सारी इंटरनेशनल रोड सेफ्टी असेसमेंट, ये सारे के सारे जो प्रोग्राम है जो कि रोड सेफ्टी के बारे में यहां पर बातें कर रहे हैं, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है, और कुछ लिखने के लिए भी अगर एग्जाम में आए तो वहां पर भी आप लोग इनके बारे में लिख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप लोगों से भाग के क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। बात की जा रही है कि कौन सी कैटेगरी के लोगों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा अभी बोला गया है कि रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में इंक्लूड किया जाए, कि वह इंसान जो है वोटिंग कर सके। नॉन रेजिडेंट इंडियन यानी कि विदेश में रहने वाले लोग, डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर यानी कि घरेलू प्रवासी श्रमिक, एल्डरली सिटीजन 80 साल से ऊपर के हैं, या फिर डिसेबल पर्सन। बेहतरीन स्टेटमेंट के साथ में क्वेश्चन तैयार किया गया है, अगर नहीं पता होगा तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगर आप लोगों से बातें करूं। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ही आसानी से बन सकते हैं। आप लोग अटेम्प्ट करिए और बताइए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये फायदा किसको देने की बात यहां पर की है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ठीक है, अच्छे से पढ़ लो क्वेश्चन को।
ये सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है बी, डोमेस्टिक वर्कर। अगर आज की डेट में आप लोग रहने वाले जम्मू एंड कश्मीर के हैं पर लेकिन काम की वजह से आप लोग तमिलनाडु में रहते हैं, तो वोट डालने के लिए तो कम से कम आप लोग वापस नहीं जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने इस चीज को ध्यान में रखा और बोला कि इनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए ताकि वोट डाल सकें ये लोग कहीं पर भी रह के। तो उसको अभी यहां पर बेसिकली एक एज ए आप लोग बोल सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर अभी स्टार्ट किया जा रहा है ताकि चीजें समझी जा सके और फिर इंप्लीमेंट किया जा सके। तो डोमेस्टिक माइग्रेंट वर्कर से रिलेटेड यहां पर बात की जा रही है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी कंफ्यूजन जो है वो आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है। आंसर डी हो गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल के अंदर में आते हैं आप लोग बताइए, देखता हूं कौन कौन बताता है। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है आप लोगों के लिए, ठीक है। कैसा रहा आज का डिस्कशन जरूर बताना, कोई भी डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी हो तो बताना, उसको दूर कर कर आप लोगों को जाना है। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे तो फिर आप लोग प्रैक्टिस कर नहीं जाएंगे तो फिर दिक्कतें सामने निकल कर आएगी। तो ध्यान रखना, दिक्कतों को दूर कर आप लोग को आगे बढ़ना है। तो समस्याओं से दूर करने का तरीका क्या है कि प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जो चीज में दिक्कत है ना, जहां डरते हो वहीं पर प्रैक्टिस मारना स्टार्ट कर दो, फिर देखना सारी चीजें सुधरती हुई नजर आएंगी, ठीक है। स्कोर जरूर बताना, कैसा लगा डिस्कशन जरूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।